नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। दिल्ली सरकार की शराब नीति को लेकर एक बार फिर जांच एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं। आज फिर शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 30 से ज़्यादा जगहों पर छापा मारा है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना समेत महाराष्ट्र में ईडी के अधिकारियों की तलाशी अभियान जारी है। कई शराब कारोबारियों के ठिकानों पर भी ईडी की टीमें मौजूद हैं। इससे पहले सीबीआई इस मामले की जांच कर रही थी और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर भी छापेमारी हो चुकी है। सीबीआई ने सिसोदिया के लॉकर की भी तलाशी ली थी। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया समेत 1 दर्जन से अधिक लोगों और कंपनियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बता दें कि दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति सवालों के घेरे में है। भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर घोटाले का आरोप लगाया है। इसको लेकर सीबीआई पहले ही मनीष सिसोदिया के घर और बैंक लॉकर की तलाशी ले चुकी है। अब इस मामले में ईडी ने कार्रवाई की है। ईडी ने सीबीआई से मामले से जुड़े दस्तावेज मांगे थे। वहीं मनीष सिसोदिया ने एक बार फिर खुद को पाक साफ बताया तो ईडी की छापेमारी पर मुस्कुराते हुए तंज कसा और कहा कि उन्हें स्कूल के 4 नक्शे और मिल जाएंगे। पहले इन्होंने सीबीआई के छापे मारे, उसमें कुछ नहीं निकला। अब ईडी के छापे मार लेंगे, उसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। पूरी कोशिश ये है कि बस किसी तरह से जो देश में शिक्षा का माहौल बना, अरविंद केजरीवाल जी काम कर रहे हैं, उसको रोक दिया जाए, उसको किसी तरह से आगे बढ़ने से रोका जाए। लेकिन ये रोक नहीं पाएंगे। ये सीबीआई यूज़ कर लें, ईडी यूज़ कर लें, हर चीज़ यूज़ कर लें, लेकिन शिक्षा के काम को रोक नहीं पाएंगे। ये हमारी गारंटी है। नहीं, मेरे पास कोई सूचना नहीं है। आप ही लोगों से सूचना आए। मैं तो सीबीआई के लिए भी मेरी क्या तैयारी, मेरे पास कुछ है नहीं। मैंने ईमानदारी से काम किया है। मैंने स्कूल बनवाए, 4 स्कूलों के नक्शे और मिल जाएंगे उनको वहां से। और लगातार ईडी ने सुबह से ही 30 से ज़्यादा जगहों पर देश के 5 राज्यों से ज़्यादा में इन छापों को अंजाम दिया है। और ये छापे दिल्ली की शराब नीति से जुड़े उन शराब कारोबारियों के ठिकानों पर डाले गए हैं जो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इनमें जुड़े हुए हैं। अब ऐसे में ये देखना होगा कि सीबीआई और ईडी लगातार इन छापों को अंजाम दे रही है। आखिर इन छापों से हासिल क्या होता है और कब तक ईडी आखिर ये बताने में कामयाब होगी कि आखिर क्या बड़ी चीज़ हासिल हुई है। लगातार मनीष सिसोदिया इन छापों का सिरे से खारिज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत कुछ ढूंढेंगे तो 4 स्कूलों के नक्शे मिल जाएंगे, इससे ज़्यादा और क्या मिलेगा। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये राजनीतिक द्वेष भी जो बताया जा रहा है, क्या कहीं ना कहीं उसमें ने कहा कि पहले उन्होंने सीबीआई के छापे मारे, कुछ नहीं मिला। अभी ईडी के छापे मारेंगे, इसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। देश में जो शिक्षा का माहौल बना हुआ है, अंदर अरविंद केजरीवाल जी जो काम कर रहे हैं उसे रोकने का काम हो रहा है, लेकिन ये लोग उसे रोक नहीं पाएंगे। यह सीबीआई यूज़ कर लें या ईडी यूज़ कर लें, उसे रोक नहीं पाएंगे। मेरे पास ज़्यादा सूचना नहीं है, मैंने ईमानदारी से काम किया है। यहाँ आपको बता दें कि दिल्ली के जोरबाग में बिजनेसमैन समीर महेंद्रू के घर भी छापेमारी हुई है और उनके घर सुबह करीब 7 बजे से ईडी की टीम मौजूद है
उन पर मैसर्स राधा इंडस्ट्रीज के राजेंद्र प्लेस स्थित यूको बैंक के अकाउंट में 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने का आरोप है। इधर हरियाणा में बड़ी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर अमित अरोड़ा के घर पर भी छापेमारी लगातार जारी है। हालांकि आम आदमी पार्टी इसे पूरी तरह से खारिज कर रही है और कहीं ना कहीं इसमें वो भाजपा का मकसद दिल्ली में अवैध शराब बिकवाने को लेकर बता रही है। और आपको ये भी बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने नई शराब नीति के बाद निकले टेंडर को लेकर सीबीआई जांच के निर्देश दिए थे। एलजी ऑफिस की ओर से कहा गया था कि और आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली। नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं? इसलिए आप जान लीजिए हमारा पुराना संबंध है, बीच में जो हम लोग अलग हो गए, अब फिर जो हो गए हैं ना, अब सब बड़ी खुशी की बात है। और हम लोग बस एक ही चाहते हैं, पूरे देश में सब लोग, विपक्ष, लेफ्ट, कांग्रेस, सब एकजुट हो जाएंगे ना, तो मिल करके इस देश को आगे बढ़ाएंगे। सर, मंडल कमंडल दोनों साथ है, ऐसा सुशील कुमार मोदी कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ है। इसीलिए हम लोग तो आपके साथ भी हुई। अब वी हैव टॉक टू हिम very he will One second. listen to him. Nitish ji has come to our party headquarters and we welcomed the way he broke with BJP and joined the secular democratic forces, Maga Gadbandhan in Bihar. The development in Bihar does not confine to Bihar only. It has a और इस मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। की नई शराब नीति को लेकर लगातार ईडी और सीबीआई एक्टिव, और आज इसी कड़ी में ईडी ने पूरे देश में तकरीबन 5 से ज़्यादा राज्यों में 30 जगह छापेमारी की है। इसमें कई बड़े कारोबारियों को अभी डिटेन किया हुआ है और हो सकता है कि पूछताछ के लिए शायद ईडी उन्हें अपने साथ ले जाए। ऐसे में मनीष सिसोदिया ने बिल्कुल स्पष्ट किया है अपने बयान में कि चाहे ईडी और सीबीआई का बीजेपी कितना ही यूज़ कर ले, लेकिन उनको स्कूलों के 4 नक्शे से ज़्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। इमरान संबल शाही, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, कैप्टन आई सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, और आरबी उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज़ पर। सबसे पहले इमरान संबल शाही जी, क्या लगता है कि लगातार छापेमारी हो रही है लेकिन अभी तक मिला कुछ नहीं है, कैसे देखते हैं इस छापेमारी को? ठीक है, चलिए आरबी उपाध्याय जी, लगातार ईडी की छापेमारी हो रही है लेकिन अभी कुछ ऐसा नहीं निकला है जिसे तस्वीरों में कैद करके देश को दिखाया जा सके। जी, दिक्कत यही है। देखिए, संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो अपना कार्य करेंगी। संवैधानिक संस्थाएं संविधान के तहत काम करती हैं। लेकिन जैसा आपने कहा, ये भी बिल्कुल सही है कि रिकवर क्या हो रहा है। मान लीजिए ईडी छापेमारी कर रही है, सीबीआई छापेमारी कर रही है, तो मिल क्या रहा है, जनता वो देखना चाहती है। और आरोप प्रत्यारोप का दौर एक लंबे समय से चल रहा है। क्या सच है, क्या झूठ है, ये तो माननीय न्यायालय तय करेगा। लेकिन इस समय जो चल रहा है, इस समय जो राजनीति हो रही है, जनता बड़े करीब से उस सबको देख रही है। अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ तो देखिए, दिल्ली अपने आप में पूर्ण राज्य नहीं है, और दिल्ली में कोई भी पॉलिसी बिना एलजी की मंजूरी के
लागू नहीं हो सकती, जी। ये भी हम सब लोग जानते हैं। अगर कुछ गलत हुआ है तो उसमें एलजी महोदय भी सम्मिलित हैं, तो क्या एलजी महोदय पर भी कार्रवाई होगी? अब जो चल रहा है, जैसे जैसे गुजरात का इलेक्शन आगे बढ़ रहा है, उस तरीके से मैं देख रहा हूं कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी बहुत अपने चरम पर है। और जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आएगा, बहुत सारी चीजें और बदलेंगी, दल बदल भी होंगे, आरोप प्रत्यारोप भी होंगे। लेकिन देखिए, किसी से पूछ लीजिए दिल्ली के बारे में, दिल्ली की शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में, देश के किसी राज्य में चली जाए, और दिल्ली राजधानी है, यहाँ हर राज्य का व्यक्ति रहता है या हर राज्य का व्यक्ति आता है, और जब वो अपने राज्य में जाता है तो वो ये जरूर कहता है कि भी दिल्ली में सरकारी स्कूल, जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था है, उसमें सुधार हुआ है। ये मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। और तो और चंद्रशेखर, मैं रहता हूँ बिल्कुल बॉर्डर के पास रहता हूँ। यूपी के बच्चे भी या यूपी के जो पेरेंट्स हैं, जो एरिया दिल्ली की सीमा से लगता है, उनकी पहली कोशिश होती है कि मेरा बच्चा दिल्ली के किसी स्कूल में एडमिशन मिल जाए। और आप देखेंगे चंद्रशेखर जी, जो बॉर्डर पे स्कूल हैं दिल्ली सरकार के, वहाँ जो विद्यार्थियों की संख्या है वो बहुत ज्यादा है। वो इसलिए ज्यादा है क्योंकि उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, और उत्तर प्रदेश के जो भी अभिभावक हैं वो ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने चला जाए तो उसका भविष्य सुधर जाएगा। अगर यही शिक्षा अगर उसे अपने आसपास मिले तो दिल्ली नहीं आएगा। वही इलाज की बात होती है। तो इलाज के लिए भी आप देखेंगे जीटीबी हॉस्पिटल है, बिल्कुल बॉर्डर पे है, दिल्ली सरकार चलाती है। वहाँ आप जाइए कभी देखिए, बहुत सारे जो मरीज होंगे वो उत्तर प्रदेश से होंगे। उत्तर प्रदेश का मरीज दिल्ली में इलाज कराने खुशी खुशी नहीं आता है चंद्रशेखर, वो मजबूरी में आता है। क्यों कि उसे वहां उस तरह की चिकित्सा मिल नहीं पाती है, इसलिए वो दिल्ली के किसी अस्पताल में इलाज कराना ज्यादा अच्छा महसूस करता है। ये जमीनी हकीकत है, इसे नकारा नहीं जा सकता। मैं किसी राजनीति की बात नहीं करूंगा, कोई भी जाकर देख सकता है। जो भी बॉर्डर पे जो भी स्कूल हैं या जो भी अस्पताल है, सभी जगह आप देखेंगे पड़ोसी राज्य के बच्चे पढ़ने आते हैं और पड़ोसी राज्यों के लोग कहीं ना कहीं इलाज कराने आते हैं। और इस पर शीला दीक्षित ने एक बयान भी दिया था, जिस पर बहुत सारा हो हल्ला हुआ था कि भाई दिल्ली में जो पड़ोसी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश या दूसरे राज्य, उनका बर्डन बहुत ज्यादा है। जो सुविधाएं हैं, चाहे वो शिक्षा सुविधाएं हैं, चाहे वो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, उन पर कहीं ना कहीं जो पड़ोसी राज्य हैं। अच्छा आरवी उपाध्याय जी, देखिए ये जो लगातार छापेमारी चल रही है, जैसे मान लीजिए पश्चिम बंगाल में छापेमारी हुई थी, उसमें बहुत सारे नोट गहने वहने सब मिले थे। अभी तक जो छापेमारी हुई है मनीष सिसोदिया या आम आदमी पार्टी के ऊपर, उसमें कुछ ऐसा हासिल नहीं हुआ है जो तस्वीरों में दिखाया जा सके या जो जिसके वीडियो देश में कहीं दिखते हों। तो ऐसे में नहीं लग रहा कि 8-8, 900 लोगों की टीम लगातार छापेमारी कर रही है और अभी तक हासिल और जमा जोड़ कुछ है नहीं बहुत ज़्यादा, अगर देखने की बात करें तो ऐसे में कुछ दिख नहीं रहा है, तो इसको क्या समझा जाएगा? चंद्रशेखर जी, मैंने पहले ही कहा कि जो संवैधानिक संस्थाएं, उनका दायित्व, उनका संविधान के दायरे में काम करती हैं, छापे मारना उनका काम है और वो काम करें। लेकिन जनता में जो एक मैसेज जाता है
कि जब छापेमारी होती है, छापे में बहुत सारे नोटों के बंडल और बहुत सारा सोना चांदी मिलता है, तो जनता खुश होती है, जनता को लगता है कि भाई सही छापेमारी चल रही है और इतनी रिकवरी कर ली। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब छापे पड़ते हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया या केजरीवाल या दूसरे विपक्ष के नेताओं के यहाँ, और कुछ नहीं मिलता है, तो जनता भी कहीं ना कहीं मायूस और निराश होती है, और जो एक मैसेज जाता है वो गलत जाता है। अगर रिकवरी हो जाती तो मैसेज बहुत अच्छा जाता कि वाकई में ये लोग भ्रष्टाचारी थे और भ्रष्टाचार का पैसा था, और ईडी ने उसे रिकवर कर लिया, सीबीआई ने उस पर केस बना दिया, तो जनता जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका सम्मान किया और उनकी मान और प्रतिष्ठा बढ़ती है। लेकिन वहीं इतनी बड़ी छापेमारी में जब कुछ नहीं मिलता है तो वो जनता क्या सोचती है, जनता में मैसेज क्या जाता है, ये भी किसी से छुपा नहीं है। तब फिर कहने का मौका मिल जाता है कि भाई ये जो छापेमारी हो रही है ये छापेमारी कहीं ना कहीं विद्वेष बस या द्वेष भाव से, और जब जिसके छापा पड़ता है वो कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं मिला है। अगर मिला होता तो मीडिया देखता या जो एजेंसी थी उनके सामने लाया जाता। बिल्कुल बिल्कुल जी। जब कुछ नहीं मिला है तो आज मनीष सिसोदिया ने कह भी दिया कि मेरे पास 4 नक्शे और मिल जाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसा तो नहीं आरबी उपाध्याय जी, जब तक कुछ नहीं मिलेगा तब तक छापे पड़ते ही रहेंगे? देखिए एक चीज और है जमशेद, अगर कुछ होगा तो जरूर मिलेगा। कोई भी चोर चोरी करता है, सबूत छोड़ता है, इसे नकारा नहीं जा सकता। कोई भी व्यक्ति गलत काम करता है, कितना भी समझदार हो, कितना भी अकलमंद हो। आरबी उपाध्याय जी इस समय रोकना चाहूंगा, सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। तो आरबी उपाध्याय जी, ये कुछ नहीं मिलेगा तब तक कुछ ना कुछ होता रहेगा, यही तो कवायद नहीं है? देखिए कुछ होगा तो मिलेगा। मैंने पहले भी कहा कि कोई भी अपराधी होता है, अपराध करता है तो वो सबूत जरूर छोड़ता है, और जो संवैधानिक संस्थाएं उनका दायित्व होता है उन सबूतों को इकट्ठा करना और कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ नहीं मिलता तो बिल्कुल ये माना जाएगा कि भी ऐसा कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। जनता में ऐसा मैसेज जाएगा। अगर रिकवरी होती है, जनता के सामने आती है, तो जनता को भी खुशी होती है कि भी काला धन या भ्रष्टाचार का पैसा या भ्रष्टाचार की जो चीजें थी वो रिकवर हो रही हैं। और जब रिकवर नहीं होती तो ये नेगेटिव मैसेज भी जाता है, जैसा कि विपक्ष आरोप लगाता है कि भी ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। और मैं नहीं कहता हूं, जो भी सत्ताधारी दल होता है वो इस तरह के प्रयोग करता रहता है, और उसी पर सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ती है कि बीजेपी पिंजड़े में बंद होता है। ऑन रिकॉर्ड है ये चीजें, जनता के सामने है कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा था, कांग्रेस सत्ता में थी, ये टिप्पणी हम सबके सामने आई। तो प्रश्न उठते हैं। प्रश्न क्यों उठते हैं? प्रश्न तभी उठते हैं, संवैधानिक संस्थाओं के काम पर कोई रोक लगाने का औचित्य नहीं होता है। वो अपना काम करें, संविधान के दायरे में काम करती हैं और वो उनका अधिकार है। ईडी का भी और सीबीआई का भी इंक्वायरी करने का संवैधानिक अधिकार है, और वो उसी के तहत छापेमारी करती हैं, उसी के तहत इंक्वायरी करती हैं। लेकिन निराशा हाथ लगती है जब कुछ नहीं मिलता, तब फिर मैसेज नेगेटिव जाता है। फिर जो व्यक्ति जिसके यहाँ छापा पड़ा है वो भी कहीं ना कहीं ये कहने में सक्षम होता है कि भी मेरे पास कुछ नहीं मिला, मुझे जानबूझकर अननेसेसरी परेशान किया जा रहा है, ईडी भेज दीजिए, सीबीआई भेज दीजिए। जैसे सिसोदिया जी ने कहा कि भी 4 नक्शे और मिल जाएंगे, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं, मेरे यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। पीछे मीडिया में भी था, केजरीवाल जी ने कहा मेरे यहाँ 2 मफलर मिल जाएंगे, 2 मफलर के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। तो ये कहां से आता है? पब्लिकली ये कहने का मौका कैसे मिलता है? जब कुछ रिकवर नहीं होता तो ये कहने का मौका बिल्कुल मिलता है, और जनता के बीच में एक गलत मैसेज जरूर जाता है। ठीक है। कैप्टन आई सिंह जी, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं
मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि 4 स्कूल के नक्शे और मिल जाएंगे और लगातार छापेमारी के बाद भी अभी तक कुछ हासिल हुआ नहीं है। इसको कैसे देखें? चंद्रशेखर जी, हम्म, ये सब तो इन्होंने सफेद आज 3 महीने से अधिक समय हो गया जेल में बंद है हम्म, और केजरीवाल जी ने अभी तक कहा है कि उन्हें तो अवार्ड मिलना चाहिए, जबकि उनके घर से 2.5 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ था। नहीं, हम तो नई शराब नीति की बात कर रहे हैं। हाँ, हम वहीं आ रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि सरकार के बारे में बता रहे हैं। तो 2.5 करोड़ रुपए तो उनके घर से कैश बरामद हुआ था और 25 करोड़ के प्रॉपर्टी के उनके यहाँ से पेपर्स मिले थे, जिसका एक भी जवाब नहीं दे पाए कि 2.5 कहते हैं ये कहाँ से आया है, किसका है, तो हमें और 25 करोड़ की जो प्रॉपर्टी के जो पेपर्स मिले थे ना, उसका जवाब दे पाए कि ये प्रॉपर्टी किसकी है, क्यों ली गई और इसके लिए पैसा कहाँ से आया, उसका जवाब नहीं दे पाए। मगर इसके ऊपर केजरीवाल ने और मनीष सिसोदिया ने ये जरूर कहा था कि सत्यन जी बहुत बड़े ईमानदार हैं और उन्हें अवार्ड मिलना चाहिए। और आज अभी तक उनको जमानत 3 महीने से अधिक समय बीत चुका, कोर्ट ने उन्हें जमानत सत्ता भी नहीं दी है, तो ईमानदारी इनकी सामने दिखाई दे रही है। इसी तरह से शराब नीति की जो बात है, शराब नीति अगर इन्होंने इतनी अच्छी बनाई थी तो उसको वापस क्यों लिया, पहली बात। दूसरी बात, आप ये देखिए कि दिल्ली में शराब नीति के जो कमीशन रखा गया था वो कमीशन 2% था, इन्होंने सीधा 2 से उठा के 12% कर दिया। ये अगर 2% की जगह अगर 2% और बढ़ा दो तो भी डबल हो जाता है, 4 हो जाता है, मगर 12% तो किसी को भी हजम नहीं होगा कि 12% क्यों बढ़ाया गया। फिर आप एक बात लीजिए कि उनकी जो अर्नेस्ट मनी जमा थी 144 करोड़ रुपए, इन्होंने, जबकि नियम ये कहता है कि इनको कैबिनेट में बैठ के उसमें चर्चा करना चाहिए, उसके बाद ये इसके ऊपर कोई डिसीजन, इन्होंने तुरंत उसको वापस कर दिया। भैया क्यों वापस कर दिया आप? ये तो कहीं नियम में नहीं है कि आप इसको लोगे और कभी भी वापस कर दोगे। फिर एक चीज और आप देखिए, L1, L2, L3 इन्होंने सब एक मिला दिए, जबकि नियम कहता है कि जो फैक्ट्री दारू मतलब शराब बना रही है वो कभी होलसेलर नहीं बन सकती, होलसेल की दुकानें नहीं खोल सकती, और जो होलसेलर है वो कभी रिटेलर नहीं बन सकता। मगर इन्होंने तो सबको एक बना दिया। चड्डा एंड कंपनी को वही जो है ना इसके निर्माता बन गए, वही होलसेलर बन गए और वही रिटेलर बन गए। तो इसमें सीबीआई यही तो जांच कर रही है। मिलना ना मिलना वो मायना नहीं रखता, मायना ये रखता है कि आपने नियमों का अगर तार किया है तो क्यों किया है, कारण क्या है। जरूरी नहीं है, उन्हें मालूम है कि हमारे घर में छापा पड़ेगा, तो जरूरी नहीं कि वो पैसे घर में रखेंगे। बहुत सी जगह है छुपाने के लिए, बहुत से रास्ते हैं निकालने के लिए। तो रास्ते ये मिल रहे हैं ना कि आपने 2% से 12% कमीशन क्यों बढ़ाया, आपने एक ही को सारी क्यों डिटेल दे दी, तो उसी को होलसेलर बना दिया, उसको रिटेलर बना दिया। आपने बिगड़ पूछे जो है ना उनकी अनलेस मनी कैसे वापस कर दी। आपने जो है ना दारू पीने की, जो शराब पीने की एज होती है उसको आपने कम क्यों कर दिया। आपने जो जानकारी इकट्ठा कर लो यार, जानकारी इकट्ठा कर लो। इमरान संबल शाही जी लगातार छापे पर छापे पड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक तो खोदा पहाड़ निकली चुहिया जैसा हो रहा है। क्या लगता है कि आगे क्या होने वाला है? बहुत सही वाक्य का प्रयोग आपने किया है चंद्रशेखर जी की, खोदी पहाड़ निकली चुहिया। तो कहने का तात्पर्य है कि भाजपा के हमारे वक्ता साथी भी बोल रहे थे होलसेलर। सबसे पहले मैं बता दूं कि भाजपा वाले बहुत बड़े होलसेलर हैं। एमएलए की खरीद फरोख्त में इनकी जो अलग अलग राज्यों में जो तमाम, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। आप क्या बोल रहे हो मैं सुन रहा था, मैं जवाब दे रहा हूँ। मेरे भी कुछ सवाल आते हैं, मेरे भी कुछ प्रश्न है। भारतीय खोखा पार्टी जो महाराष्ट्र में वहाँ पे नारेबाजी चल रही थी, खोखा 50 खोखा 50 खोखा, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। आपको देना पड़ेंगे। अरे मैंने कर लिया, क्या सबूत है आपके पास? आप मेरी बात निकालेगी ना। मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आप सुनिए, सुनने की क्षमता रखिए। कैप्टन आइजिन जी सुन लीजिए ना। उसका क्या जवाब
जवाब देंगे आप? इतना गुस्सा क्यों है भाई? कैप्टन आई सिंह जी इतना गुस्सा क्यों है? इनका बैलून कम करिए चंद्रशेखर। ये जेडीयू थोड़ी है, ये आम आदमी पार्टी। सुन लीजिए, आप बताइए, सुन 10 लीजिए, करोड़ उनके घर से मिला, उसका जवाब क्या है आपने? सुन लीजिए ना भाई, सुन लीजिए ना। कैप्टन आई सिंह जी, बोले थे आप मेरे ये झारखंड मुक्ति मोर्चा थोड़ी है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा थोड़ी है। सुन लीजिए ना, हमारे में सुन लीजिए भाई। कैप्टन आई सिंह जी, कैप्टन आई सिंह जी सुन लीजिए, थोड़ा सुन लीजिए। मैं आऊंगा, जवाब लूंगा आपके बराबर, आपके भी जवाब लूंगा। तुम्हारे दिल्ली में नहीं नहीं, अरे अभी तो सत्येंद्र जैन गए हैं तुम्हारे। अरे भाई मैं जवाब ले लूंगा ना आपसे जवाब ले लूंगा ना। सुन लीजिए, एक बार सुन तो लीजिए कैप्टन आई सिंह जी, सुन लीजिए। ये मेरे बीच में बोले थे, मैं इनके नहीं बीच में कोई झगड़ा थोड़ी हो रहा है यहाँ पे। सबके सवाल जनता सब देख रही है, सब चैनल पे बैठे हुए हैं काफी। आप पहले अपनी जानकारी अपडेट कर लीजिए। आप दिल्ली में जो उम्र कम की बात कर रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो। आप दिल्ली में कोई उम्र कम नहीं हुआ है। उम्र नहीं कम करी, इवन यहाँ तक नहीं उम्र कम करी है तुमने क्या? बिल्कुल नहीं करी है। दिल्ली में उम्र आप 18 साल की बात कर रहे हो। 18 साल दिल्ली में यहाँ तक की भारतीय जनता पार्टी, मैंने आंकड़ा तो बताया ही नहीं है। मैंने उम्र कम की है, मैंने आंकड़ा नहीं बताया है। देखो अभी देखिए, आप बैक करके देखिए, मैंने वो मैं आपसे सवाल करता हूँ चंद्रशेखर जी ने चुप कराइए, मैं इनसे सवाल करता हूँ। एक बार जवाब ले लीजिए, फिर मैं आऊंगा। कैप्टन आई सिंह जी इमरान जी। चंद्रशेखर जी, गुजरात सरकार यानी कि भारतीय दिल्ली जनता में बात हो पार्टी रही, सरकार गुजरात पिछले 27 वर्ष में बोल पा रही है। दिल्ली में चर्चा करिए, गुजरात में बात नहीं हो मैं रही। सवाल कर रहा हूँ ना। आप एक्साइज की बात कर रहे हो, आबकारी की बात कर रहे हो, तो सवाल कर रहा हूँ ना। बांटने नहीं दूंगा, बात दिल्ली में हो रही है। आप दिल्ली क्या में है सवाल आपका बताइए, आपका क्या सवाल है? आपका जवाब देंगे। मैं जवाब तो दे रहा हूँ ना। चलिए भाई, अरे भाई इतना गुस्सा ठीक नहीं है, इतना गुस्सा ठीक नहीं है आपस में। इस लोकतंत्र में कुछ पता नहीं है कब कौन एक साथ मिल जाए, कब कौन किससे अलग हो जाए। हाँ चलिए, अब एक बार आप जो सवाल है उनका जिक्र कर दीजिए। कैप्टन आई सिंह जी जिक्र कर दीजिए ना भाई, सवाल जो है जिक्र कर दीजिए, मैं पूछ लूंगा उनसे। पूरी आम आदमी पार्टी झूठी है। अरे कौन झूठा है कौन सच्चा है, फैसला इस बात का नहीं करना भाई। 25 करोड़ खर्चा दिखाया है तुमने एक कमरे का स्कूल का। बात अरे आप शराब नीति पे बात कर रहे हैं, स्कूल पे बात कर रहे हैं, आप बात कहाँ कर रहे हैं? आप शराब नीति पे सवाल पूछ लीजिए ना, मैं समय दे रहा हूँ आपको, सवाल पूछ लीजिए ना। बात न करिए, पहली बात मैं आपको सम्मान कैप्टन आई सिंह जी सवाल पूछ लीजिए शराब नीति पर इमरान संभल शाही से, पूछ लीजिए। सवाल इनका मैं सुन रहा था। अब इधर उधर मत जाइए, आप भी इधर उधर मत जाइए भाई, आप भी इधर उधर मत जाइए, स्कूल मत जाइए। आप शराब नीति में सवाल पूछिए। के अलावा एक शब्द बाहर का नहीं किया। हाँ मैं ये कह रहा हूँ आपसे, अरे भाई सुन लीजिए, आप एक बार आप जो सवाल है उनका जिक्र कर दीजिए। दिल्ली जब गुजरात पे चर्चा होगी बिल्कुल हम आपसे गुजरात में चर्चा होगी, क्यों नहीं? गुजरात लिए बैठे हैं, वही बात, आप गुजरात लिए आपकी बैठे सरकार हैं। है कि नहीं गुजरात में? सुनने की क्षमता डेवलप करिए ना, मैं वही तो बोल रहा हूँ। सुनने की क्षमता हमारे अंदर बहुत है, तुम्हारे अंदर बोलने की क्षमता नहीं है। तुम्हारे ऐसा अंदर है। बोलने की क्षमता नहीं है। चंद्रशेखर जी इन्हें चुप करा दें तो मैं इनको जवाब दे दूं। इंद्रजीत जी, आप उनसे कोई सवाल करना चाहते हैं तो मैं आपको समय दे सकता हूँ। करना चाहते हैं आप इधर उधर मत जाइए, आप भी इधर उधर मत जाइए भाई। सवाल करूंगा ना, इनको जवाब देना पड़ेगा। एक सवाल सुनिए। हाँ एक सवाल आप बोल दीजिए। चंद्रशेखर जी, आपने कहा, आपके जो हमें जो बुलाया गया तो कहा कि आज दिल्ली की शराब नीति पे चर्चा होगी, तो मैंने उसी पे सवाल पूछे, मैंने इधर उधर का कोई सवाल नहीं पूछा। अब आप पूछ लीजिए ना, दोबारा पूछने में क्या आफत आ रही है आपको? क्या आफत आ रही है? इतने छापे पड़ रहे हैं ना, नहीं मिल रहा कुछ, क्यों गुस्सा हो रहे हैं? पूछ लीजिए सवाल, पहली बात पूछ लेंगे हम, बोल देंगे इमरान संभल शाही को ये जवाब दे दीजिए। पूछिए सवाल, पूछिए भाई। मैंने ये पूछा है कि जो शराब नीति थी उसको, उसमें इन्होंने बदलाव क्यों किया, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, 2% कमीशन से बढ़ा के 12% कमीशन क्यों किया, कारण क्या है? 2 का 4 हो जाता तो भी मान लेते, मगर इन्होंने सीधा 12% किया। और जो ठेकेदारों की अर्नेस्ट मनी जो जमा थी वो इन्होंने बिगर चर्चा किए उसको वापस क्यों दी। और चौथा पॉइंट हमारा ये है कि
जो मतलब एक दांत ठेके की एक जो लिमिट थी कि इतने होना चाहिए, उससे बढ़ा के अंदर 10 गुना ज्यादा क्यों बढ़ाए? इस पे बात होना चाहिए। अब ठीक है भाई, अब ठीक है, सवाल जवाब ले लेते हैं। जवाब इमरान संबल शाही जी, क्यों हुआ जी, इनको जवाब देने के पहले इनसे मैं एक बात और बता दूं। 2015 से लेकर के 2022 तक इन्होंने हमारे 40 विधायकों के खिलाफ इन्होंने केस किया। माननीय न्यायालय से इनको फटकार मिली, क्लीन चिट होके आए। पुलिस कर्मियों को पुलिस सुन लीजिए, ऐसा नहीं है भाई, लिख के कोई स्लेट पे लिख के जवाब थोड़ी देंगे इंद्रजीत जी। इनको कुछ नहीं मिला। आपने एक लाइन बोली, वही लाइन लिखेंगे, कुछ तो बोलेंगे ना, आगे पीछे ऊपर नीचे। कर रहे हैं, सुन लीजिए, बोलिए। सुन लीजिए, जहाँ तक एक्साइज की बात कर रहे हैं, इन्होंने ये कहा कि 2% से 12%। इन्होंने ये कहा कि सबसे पहली बात इनको ये नॉलेज अपडेट कर लेना चाहिए कि दिल्ली में जो 18 साल की उम्र बता रहे शराब पीने की उम्र है, इनको जानकारी नहीं है। ये अपनी जानकारी दुरुस्त कर लें। मैंने 18 नंबर बात आंकड़ा दिया, वही बात मैंने ये कहा आपको नॉलेज ही नहीं है। आपको नॉलेज ही नहीं है कि दिल्ली में जो शराब पीने की उम्र 18 वर्ष नहीं है। नॉलेज तुम्हें है, तुमसे 4 गुना ज्यादा मेरी उम्र है। तुम क्या हमें नॉलेज उम्र और ज्ञान अलग से बात मत करिए। तुम नॉलेज बताओगे? तुम्हारी करके बात मत करिए, बदतमीजी से बात मत करिए। तुम्हारी जितनी एज नहीं उससे ज्यादा हमारी राजनीति है। तुम हमें नॉलेज उम्र से राजनीति नहीं होती है। तुम्हारे चंद्रशेखर जी कैसे कैसे लोगों को बैठा लेते हैं आप? राजनीति में आ गए चोर, पूरी पार्टी चोर है। हमें राजनीति चंद्रशेखर जी कैसे कैसे लोगों को बैठा लेते हैं बताइए। पैनलिस्ट को, टीवी पैनलिस्ट को बदतमीजी से बात कर रहा है। इंद्रजीत जी, इतना गुस्सा क्यों होते हैं आप, इतना क्रोध क्यों करते हैं इंद्रजीत जी, इतना क्रोध क्यों करते हैं आप? अब छापे में नहीं मिल रहा है तो इनका दोष थोड़ी है, कुछ नहीं मिल रहा है तो मिल जाएगा आगे। आगे छापे पड़ रहे हैं भाई, मिल जाएगा। इतना गुस्सा होने से थोड़ी मिल जाएगा कुछ। नहीं, इतना गुस्सा होने से इतना गुस्सा होंगे तो कुछ मिल जाएगा क्या? उम्र क्या है? शराब पीने की उम्र कितनी है दिल्ली में? पहले सही जानकारी आपको दीजिए। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। कैप्टन आई सिंह जी, अब मैं जवाब ले लेता हूँ। इमरान संबल शाही जी, देखिए, जो सवाल वाजिब पूछे उनके जवाब दे दीजिए। देखिए चंद्रशेखर जी, मैं वही सवाल दोहराता हूँ कि इनको आम आदमी पार्टी के हर कृत्यों पर इनको सीबीआई की रेड और तमाम ये जो इनके जांच एजेंसियां हैं, तमाम इनको रेड करवानी, करवाने इनको बहुत शौक है। हम ये कहते हैं कि मेरा वही सवाल है कि गुजरात एक ऐसा राज्य है जहाँ इनकी सरकार है, वहाँ पूर्ण शराबबंदी है। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए मेरी बात। अरे क्यों नहीं सुनोगे? मैं गुजरात वही बात बैठा हूँ, मैं दिल्ली क्यों नहीं सुनने के लिए बैठे हो? उसका जवाब चाहिए। क्यों नहीं सुनने के लिए बैठे हो भाई? देखिए, सुनिए इंद्रजीत जी, पहली बात इंद्रजीत जी, आप बात तो सुन लीजिए ना। शराब का जिक्र होगा तो सुनिए भाई, मैं बता रहा हूँ। शराब का जिक्र होगा तो उन सभी संदर्भों का जिक्र होगा जो इससे जुड़े हुए हैं, और उन 100 मौतों का भी जिक्र होगा जो गुजरात में अवैध शराब से हुई है। मैं उसका जवाब भी दूंगा, मगर अभी जो लेकिन पहले आपसे जो सवाल पूछे गए हैं इमरान संबल शाही जी, उनका जवाब दीजिए। और मैं आपको मौका दूंगा कि आप इंद्रजीत सिंह जी से पूछिएगा कि गुजरात में जहरीली शराबों से मौतें क्यों हुई, उसका जवाब ये देंगे। लेकिन आप पहले अपना जवाब दे दीजिए, सवाल के ऊपर सवाल मत कीजिए। ये शिष्टाचार बना रहना चाहिए। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के हर कृत्यों पर जो इनकी जांच चल रही है, अभी तक जांच में एक भी सबूत नहीं मिला है। सुन लीजिए, जिस तरीके से प्रोपगंडा फैला रहे हैं, हम कह रहे हैं कि पिछली नीतियां थी उसमें कितने शराब के ठेके थे और नई नीतियों में कितने शराब के ठेके बने थे, बाद में वापसी ले गई। वापसी लेने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था कि जितने ठेके खुलने थे, ठीक है, जितने धारी थे, उतने ठेके नहीं खुले। होता क्या है कि जब उतने ठेके नहीं खुलते हैं तो अवैध शराब की बिक्री की व्याप्ति बढ़ जाती है, अवैध शराब की बिक्री की संभावनाएं बढ़ जाती है। अरविंद केजरीवाल जी ने इसीलिए पुरानी नीति को अपनाया कि कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली में अवैध शराब की बिक्री शुरू हो जाए। उस बिक्री को रोकने के लिए पुरानी नीतियों को उन्होंने अपनाया। इसका यह मतलब नहीं है कि पुरानी नीतियां बहुत बेहतर थी। मैं ये कह रहा हूँ। और जहाँ तक उम्र की बात है, कैप्टन जी उम्र को लेकर एकदम स्पष्ट नहीं है, कह रहे हैं 26 से 21 कर दिया गया। पहली बात, इनको भी
उम्र अभी स्पष्ट ही नहीं है। जब तक मैं उम्र इनके मुख से सुन नहीं लूंगा तब तक मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। जवाब मैंने दे दिया कि वही मैं सवाल करता हूँ। अवैध शराब की बिक्री की संभावना ना हो किसी वजह से पुरानी नीतियों को एक्सेप्ट किया गया, नई नीतियों को हटाया गया। लेकिन नई नीतियों से राजस्व की जो बढ़ोतरी होती है दिल्ली सरकार के लिए, वो पुरानी नीतियों से बिल्कुल नहीं था। और ठेके पुरानी नीतियों से कम खुले ठेके हैं। 400 कुछ ठेके खुले थे और पुरानी नीतियों में 800 कुछ ठेके थे। लेकिन कैप्टन जी बार बार वही सवाल कर रहे हैं, बार बार वही सवाल कर रहे हैं। मैं वही पूछ रहा हूँ कि मेरा प्रश्न है, गुजरात एक ऐसा राज्य है जहाँ पूर्ण शराबबंदी है, पूरी तरह से शराब से बंदी है। लेकिन वहाँ पर 10,000 करोड़ रुपए की एक्साइज चोरी की बात होती है, ठीक है। वहाँ पर 20,000 करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ा गया। वहाँ पे 50 से अधिक लोग कच्ची शराब या अवैध शराब पीने से उनकी मृत्यु हो जाती है। मैं इसे सवाल करता हूँ कि इनकी सीबीआई, इनकी ईडी वहाँ जांच करने कितनी बार गई है? और क्या किसी बीजेपी के विधायक या मंत्री या किसी नेता के खिलाफ कोई छापा पड़ा, कोई जांच हुई, सीबीआई की रेड पड़ी? क्यों नहीं पड़ी? क्या पूरे भारत में जितने भी भाजपा के नेता हैं सब दूध के धुले हैं? ठीक है। मैं कैप्टन जी से यही सवाल करना चाहता हूँ। और कैप्टन जी, मेरी आखिरी बात यह है कि कैप्टन जी, उम्र से कुछ नहीं होता है। अगर मैं टीवी पर बैठा हूँ, आपके साथ बैठा हूँ, तो आपकी सम्मान करूंगा। लेकिन आगा करके बात करेंगे तो अच्छी बात नहीं लगेगी। मैं आपका सम्मान करता हूँ। चलिए भाई, देश का सम्मान कीजिए, सारा सम्मान एक दूसरे का छोड़िए, देश का सम्मान कीजिए, लोकतंत्र का सम्मान कीजिए। इंद्रजीत जी, इतनी मौत जहरीली शराब से क्यों हो गई और उन्होंने जो जवाब दिया, क्या नहीं लगता आपको कि वाजिब है और जो जांच चल रही है वो वाजिब है? बिल्कुल चंद्रशेखर जी, इन्होंने पूछा, हमें उसका भी जवाब देंगे, मगर हमारा एक भी जवाब नहीं मिला है। हमने पूछा था कि ठेकाओं की जनसंख्या जो स्ट्रेंथ है वो क्यों बढ़ाई गई। हमने पूछा था 2%, हमने पूछा 2% से 12% कमीशन क्यों किया गया। हमने पूछा था कि जो अर्नेस्ट मनी थी उसको बिगड़ चर्चा के सदन में और इन्होंने क्यों वापस कर दी। और पुरानी जो नई नीति इनकी इतनी अच्छी थी तो इन्होंने उसको वापस क्यों लिया। तो इन्होंने एक भी सवाल उसका जवाब नहीं दिया। तो मेरा कहना है कि इनके जवाब नहीं देंगे तो आप हमसे गुजरात की जब क्या पूछ सकते हैं। आप हमारे जवाब दे दो, मैं गुजरात का एक जवाब आपको दूंगा। ठीक है, चलो मैं अभी दोबारा फिर कह रहा हूँ कि आप जवाब दीजिए। ठीक है। आरबी उपाध्याय जी, कैसा लगा ये जवाब? नहीं, आपने देखिए जवाब तो बने रहने दीजिए। तीनों मेहमान तीनों को समय बराबर देना है ना। एक बार आम आदमी पार्टी और बीजेपी जो बात करे उसका विश्लेषण भी तो करवा ले भाई। आरबी उपाध्याय जी, देखिए चंद्रशेखर जी, अब डिबेट में यही दिक्कतें हो गई हैं कि सवाल पूछा जाए तो उत्तर नहीं मिलता, उधर से भी एक सवाल आ जाता है। आरबी उपाध्याय जी, पहले उसमें यह है कि पहले मेरे 4 सवालों का जवाब दो, फिर मैं आपके एक सवाल का जवाब दूंगा। ये हर सवाल पर सवाल मतलब जवाब तो ये एक चलन हो गया। अब इसीलिए जनता भी अब बहुत ज्यादा डिबेट देखती नहीं है। जनता जानती है कि ये तू मैं के अलावा कोई निष्कर्ष डिबेट का निकलता नहीं है, जबकि जनता डिबेट इसलिए देखती है कि शायद कोई निष्कर्ष निकले।